इंडिया में 5000 से ज्यादा कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से 95% कंपनीज ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डुबा देंगी। सिर्फ 1% कंपनीज ऐसी होती हैं जो डायमंड होती हैं, जो हर साल हर मौसम में, चाहे रिसेशन हो, वॉर हो या कोविड हो, ये पैसा बनाती रहती हैं। अब सवाल ये है, इन 5000 के कचरे के ढेर में से वो डायमंड ढूंढे कैसे? इसके लिए मैंने सौरभ मुखर्जी की फेमस कॉफी कैन फिल्टर को यूज करके पूरे मार्केट को स्कैन किया और ये 5 कंपनीज ढूंढी जिसने ये दोनों फिल्टर पास किए। फिल्टर 1, रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि धंधा बढ़ना चाहिए। कंपनी की सेल पिछले 10 साल से हर साल कम से कम 10% की रफ्तार से बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है, चाहे रिसेशन आए चाहे वॉर हो, लोग वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। फिल्टर 2, ROCE, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं धंधा करने के लिए, तो साल के एंड में आप उस 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट कमा कर लाते हो? अगर आप 15 रुपए लाते हो तो आपका ROCE होगा 15%। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी का ROCE पिछले 10 सालों से लगातार 15% से ज्यादा होना चाहिए। जब आप ये फिल्टर लगाते हैं तो निफ्टी की 500 कंपनीज में से 99% कंपनीज रिजेक्ट हो जाएंगी। ये वो कंपनीज हैं जहां आपको एक्टिव नहीं आलसी बनना है। लेकिन इनका नाम जानने से पहले एक चीज याद रखिए, ये वीडियो कोई स्टॉक टिप नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। हम देखेंगे कि आखिर इन कंपनियों में ऐसा क्या खास है जो बाकी दूसरी कंपनियों में नहीं है। कंपनी 1, द पेंट किंग। हमारी लिस्ट की पहली कंपनी वो है जिसके डिब्बे आपको इंडिया के हर छोटे घर में मिल जाएंगे। पिछले 40 साल से ये कंपनी मार्केट लीडर है। इनका मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। मतलब कि अगर 100 लोग मार्केट में पैंट खरीदने जाते हैं तो उसमें से 50 लोग सिर्फ इस कंपनी का पैंट खरीदेंगे। अगर किसी ने 1990 में इस कंपनी में सिर्फ 10,000 लगाए होते तो आज वो 92 लाख रुपए से ज्यादा होते, लगभग 1 करोड़ रुपए। मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट की। लेकिन रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बोरिंग पेंट कंपनी है तो आप गलत हैं। एशियन पेंट्स असल में एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पेंट बेचने का नाटक करती है। इनका डाटा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया के किसी छोटे गांव के दुकानदार को पता भी नहीं होता कि कल कौन सा रंग बिकेगा, लेकिन एशियन पेंट्स के हेडक्वार्टर में उन्हें पहले से ही पता होता है। 1970 से उन्होंने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया था। उन्होंने देखा कि दिवाली से पहले नॉर्थ इंडिया में रेड बिकता है और पोंगल पर साउथ में येलो। उन्होंने हर डीलर और हर एरिया का डाटा रिकॉर्ड किया। आज एशियन पेंट्स के पास 50 साल का डाटा है और 70,000 से ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क है और वो उन्हें डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। इस नेटवर्क को तोड़ना नई कंपनी के लिए अब ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसलिए मार्केट 50% से नीचे आता ही नहीं। इसका जो सेकंड कॉम्पिटिटर है बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट उससे 4 गुना बड़ा है। इसे कहते हैं मोनोपोली बिजनेस, यानी कि दबदबा। अगर हम इसका बिजनेस डाटा देखें तो ROCE पिछले 10 सालों से एवरेज 30% के आसपास रहा है। याद है ना, हमें 15% चाहिए था, ये उससे डबल है। और रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 10 सालों से सेल्स लगातार 10 से 12% CAGR से बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर हमेशा अच्छी नहीं होती। अभी एशियन पेंट्स के सामने एक बड़ी चुनौती है। आदित्य बिरला ग्रुप ने बिरला ऑप्स के नाम से एक पेंट मार्केट में एंट्री ली है और वो हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कंपनी 2, द कंपाउंडर मशीन। हमारी दूसरी कंपनी इंडिया बैंकिंग सेक्टर का हाथी है। चाहे मार्केट गिरे या उठे, पिछले 25 सालों में अगर किसी एक स्टॉक ने इंडियन मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा अमीर बनाया है तो वो है HDFC बैंक। अगर किसी ने 1995 में इसके IPO में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होते। बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल होता है, लोगों से पैसा लो यानी कि डिपॉजिट और लोगों को पैसा दो यानी कि लोन। बीच का डिफरेंस इनका प्रॉफिट होता है। लेकिन HDFC बैंक में एक एडवांटेज है और वो है करंट अकाउंट। समझिए, जब आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 3 से 4% और करंट अकाउंट पर 0%। HDFC बैंक के पास इंडिया का सबसे बड़ा करंट अकाउंट कस्टमर बेस है। मतलब कि इनके पास पैसे बहुत सस्ते में आते हैं। क्योंकि इनका पैसा सस्ता है, ये किसी कॉर्पोरेट को कम रेट पर भी लोन देकर अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। कॉम्पिटिटर्स वो रेट मैच कर ही नहीं पाते बिना लॉस खाए। और जब 2008 का क्रैश आया, जब 2013 में इंफ्रा क्राइसिस आया, जब विजय माल्या और नीरव मोदी कांड हुए, HDFC बैंक का नाम किसी भी बड़े स्कैम में नहीं आया।
क्यों? क्योंकि इनके लेजेंडरी लीडर आदित्य पुरी का रूल था, हम उस चीज में पैसा नहीं लगाएंगे जो हमें समझ नहीं आती। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े रिस्की प्रोजेक्ट्स को नो बोला और सेफ रिटेल लोन्स जैसे पर्सनल लोन और कार लोन पर फोकस किया। बैंकिंग में लोन देना आसान है, वापस लेना मुश्किल। इसे कहते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। HDFC बैंक का NPA हमेशा इंडस्ट्री में सबसे कम रहा है, इसलिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में ये फिट बैठता है, क्योंकि ये बैंक बर्बाद नहीं होगा, ये सेफ है। HDFC बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले 20 से 25 सालों में हर साल इनका प्रॉफिट अप्रोक्स 20% से बढ़ता है, चाहे इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी, नोटबंदी हो या कोविड। कंपनी 3, द ट्रस्ट फैक्ट्री। 2002 से 2003 में जब टाइटन का प्राइस 3 रुपए के आसपास था, तब राकेश झुनझुनवाला ने इसमें हेवी बाइंग की थी। दुनिया ने कहा घड़ी पहनने का जमाना गया, मोबाइल आ गया है, टाइटन बंद हो जाएगी। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने कुछ और देखा था। उन्होंने देखा कि टाइटन सिर्फ एक वॉच कंपनी नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट फैक्ट्री बनने वाली है। अगर आपने राकेश झुनझुनवाला के साथ इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 10 गुना 20 गुना नहीं 1000 गुना से ज्यादा बढ़ चुका होता। आखिर टाइटन में ऐसा क्या खास है? टाइटन की शुरुआत हुई थी वॉचेस से, लेकिन 1990 में उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो घुस गए ज्वेलरी मार्केट में ब्रांड तनिष्क के साथ। उस वक्त इंडिया में ज्वेलरी बिजनेस बहुत गंदा था। आप अपने फैमिली सुनार के पास जाते थे, वो आपको बोलता था 22 कैरेट सोना है, लेकिन जब आप उसे बेचने जाते थे तो आपको पता चलता था वो 18 कैरेट ही है। कस्टमर के पास चेक करने का कोई तरीका नहीं था। उस टाइम पर धोखा आम बात थी। टाइटन ने सोचा ये हमारा मौका है। उन्होंने लॉन्च किया द कैरेट मीटर। ये एक मशीन थी जो सेकंड्स में बता देती थी कि सोना शुद्ध है या नहीं। तनिष्क ने लोगों को चैलेंज किया, आप अपने सोनार का सोना लाओ और हमारे कैरेट मीटर पर चेक करो। लोग आए, चेक किया और हैरान रह गए। उनके सुनार ने उन्हें ठगा था। बस वही मोमेंट था जब इंडिया का ट्रस्ट लोकल सुनार से शिफ्ट होकर तनिष्क यानी कि टाटा पर आ गया। टाइटन ने एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने भरोसा बेचा। इंडिया में सोना खरीदना कल्चर है, शादी बिना गोल्ड के नहीं होती। ये मार्केट लाखों करोड़ों का है, लेकिन आज भी इसका बड़ा हिस्सा अप्रोक्स 60 से 70% लोकल दुकानदारों के पास है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग लोकल शॉप से ब्रांडेड शॉप्स लाइक तनिष्क इनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहला प्योरिटी गारंटी, टाटा का नाम है। दूसरा डिजाइन, लोकल सुनार के पास लिमिटेड डिजाइन है, तनिष्क के पास पूरी डिजाइनिंग टीम है। तीसरा एक्सचेंज वैल्यू, पूरा पैसा वापस मिलने की गारंटी। जितना ज्यादा इंडिया मॉडर्नाइज होगा उतना ज्यादा लोग तनिष्क की तरफ भागेंगे। ये ट्रेंड अगले 10 से 20 साल तक चलने वाला है, इसलिए टाइटन कॉफी कैन पोर्टफोलियो में फिट बैठता है। अगर हम इनका बिजनेस डाटा देखें तो टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस जो अब 85% से ज्यादा रेवेन्यू लाता है, पिछले 15 सालों से कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। इसलिए इनका ROC 20 से 25% के आसपास रहता है, जो कि शानदार है। कंपनी 3, द ग्लू ऑफ इंडिया। हमारी चौथी कंपनी वो है जिसके बिना इंडिया में कोई फर्नीचर नहीं बनता। अगर कोई चीज टूट जाती है तो हम ग्लू नहीं मांगते, हम मांगते हैं फेविकोल। ये ब्रांड हमारे दिमाग में ऐसा चिपका हुआ है जैसे इनका टैगलाइन, ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, इमोशन को साइड में रखते हैं और इन्वेस्टर की नजर से देखते हैं। पिडलाइट इंडस्ट्रीज जो फेविकोल की पेरेंट कंपनी है, इंडिया के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर में से एक है। अगर आपने 2000 के शुरुआत में पिडलाइट में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो लाखों में होते। लेकिन क्यों? क्या ग्लू बेचना इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ, क्योंकि इन्होंने मार्केट के हर कोने पे अपना कब्जा किया हुआ है। फर्नीचर जोड़ना है, फेविकोल, टूटी हुई प्लास्टिक जोड़नी है, फेविक्विक, पाइप लीक हो रहा है, एमसील, छत टपक रही है, डॉक्टर फिक्सिट। इनका मार्केट शेयर 70% है। मतलब अगर मार्केट में 10 डिब्बे ग्लू के बिकते हैं तो 7 फेविकोल के होते हैं। कॉम्पिटिटर्स जैसे एस्ट्रॉल या एशियन पेंट्स कोशिश कर रहे हैं, पर फेविकोल को हिलाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। इनका बिजनेस स्टाइल सिंपल है, इसलिए हम सीधा बिजनेस डाटा देखते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, पिछले 10 से 12 सालों में पिडलाइट इंडस्ट्री ने 10 से 15% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है और पिडलाइट का ROC हमेशा 25% से 40% के बीच रहता है। इसका मतलब ये कंपनी धंधे में 100 रुपए लगाती है और 30 से 40 रुपए प्रॉफिट कमा लेती है। अगर हम इसका रिस्क देखें तो पिडलाइट के लिए कच्चा तेल सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। कंपनी 5th, द डेली हैबिट। स्टॉक मार्केट में 2 तरह की कंपनीज होती हैं।
एक वो जिनके प्रोडक्ट्स हम शौक से खरीदते हैं, जैसे कार, एसी, ज्वेलरी। दूसरे वो जिनके प्रोडक्ट्स की हमें आदत है। अगर रिसेशन आ जाए, नौकरी चली जाए या महंगाई बढ़ जाए तो आप गाड़ी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना ये सब टाल सकते हैं, लेकिन आप अपने 6 महीने के बच्चे को खाना देना बंद नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ नेस्ले इंडिया की, एक ऐसी कंपनी जो हमारे बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक हमारे साथ जुड़ी हुई है। लोग सोचते हैं नेस्ले मतलब मैगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा मोट है बेबी फूड, जैसे कि केरलेक। इंडिया में बेबी फूड मार्केट में नेस्ले का मार्केट शेयर 96.5% है। जी हाँ, 96.5%। एक अच्छी कंपनी की पहचान बुरे वक्त में होती है। 2015 में मैगी बैन हुआ था। लीड की मात्रा ज्यादा होने का आरोप था। रातों रात नेस्ले का 30% रेवेन्यू गायब हो गया। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टर ने क्या किया? होल्ड किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मैगी का टेस्ट लोगों की जुबान पर चिपका हुआ है। पतंजलि या यिप्पी उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ। नेस्ले ने वापस एंट्री मार ली और आज उनका मार्केट शेयर वापस 60% है और शेयर मार्केट में ऑल टाइम हाई पर है। अगर हम बिजनेस डाटा देखें तो नेस्ले का आरओसी सुनकर आप हिल जाएंगे। इनका आरओसी पिछले 10 सालों में 50% से 100% के बीच में रहा है। इसका रीजन है ये कंपनी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पर चलती है, यानी दुकानदार से पैसा पहले लेती है और रॉ मटेरियल वाले को बाद में देती है। इन्हें धंधा चलाने के लिए खुद का पैसा लगाना ही नहीं पड़ता। नेस्ले इंडिया स्टॉक मार्केट का गोलकीपर है। जब मार्केट गिरता है तो नेस्ले का शेयर बहुत कम गिरता है, क्योंकि रिसेशन हो या वॉर, लोग कॉफी पीना और मैगी खाना नहीं छोड़ते। अब आपका मन कर रहा होगा अभी जाकर ये पांचों खरीद लूं, लेकिन रुकिए, यही गलती बिगिनर करता है। ये कंपनीज ग्रेट हैं, पर क्या ये सस्ती हैं? नहीं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में एक रिस्क होता है, पीई रेशियो, प्राइस ऑफ अर्निंग्स। अगर आपने इन्हें बहुत ज्यादा महंगे दाम पर खरीदा तो अगले 2 से 3 साल शायद आपको रिटर्न ना मिले। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो आप मार्केट गिरने का वेट करें या फिर एसआईपी करें ताकि प्राइस एवरेज हो जाए। इन 5 कंपनीज में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और डीप कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।